उड़ती हुई गोरी कवि सुनार परिंदे के पास जाती है। वहाँ पहुंचकर गोरी कवि सुनार परिंदे से कहती है, सुनार जी, मुझे एक नकली सोने का हार दे दो जो बिल्कुल असली सोने जैसा हो। ये लो हार। ये हार तो आर्टिफिशियल है मगर लगता सोने का है। हाँ, मुझे ऐसे ही हार की जरूरत थी ताकि दूसरे परिंदे इस हार को देखकर जल जाएं कि गोरी कवि भी किसी से कम नहीं है। फिर गोरी कवि नकली हार सुनार से लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। गोरी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? कालू जी, ये बताओ ये हार कैसा लग रहा है? गोरी जी, क्या सच में ये हार सोने का है? ये हार तो तुम्हारे गले में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आहा, तुम भी बन गए ना उल्लू। ये हार तो नकली सोने का है मगर तुम किसी को बताना नहीं कि ये हार नकली सोने का, ताकि सब देख के मेरे हार को जले। फिर दूसरे ही दिन गोरी कवि सब परिंदों को दावत पर बुलाती है। जैसे ही सब परिंदे दावत से फारिग होते हैं तो टूनी चिड़िया गोरी कवि से पूछती है, गोरी बहन, खाना बहुत अच्छा था मगर ये तो बताएं कि आपने दावत किस खुशी में की थी? हाँ, गोरी बहन, सच में खाना बहुत अच्छा था। मुझे तो लगता है कालू कौवे की कोई अच्छी खासी लौकी लग गई है। नहीं बहनों, मैंने ये सोने का हार लिया था, वो दिखाना था आप सबको। कैसा लग रहा है मेरा सोने का हार? बहुत खूबसूरत है गोरी बहन। इस जैसा हार तो जंगल में किसी परिंदे के पास भी नहीं होगा। हाँ जी, होगा भी कैसे? ये हार पूरे 1 लाख रुपए में बना है। गोरी कवि की बातें सुनकर सब परिंदे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कबूतर जी, कालू ने अपनी पत्नी को 1 लाख का हार बनवा कर दिया है। आप मुझे 1000 वाला ही दिला दे। सुनो कबूतरी जी, वो हराम की कमाई कमाते हैं और चोरियां भी करते हैं, इसलिए वो इतने बड़े बड़े सोने के हार खरीद सकते हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं इतने महंगे हार खरीद सकूं। और दूसरी तरफ नैना तोती भी अपने पति को यही बातें कर रही होती है। कबूतर जी, मुझे भी गोरी की तरह सोने का हार लेकर दो। अरे तोती, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं तुम्हें वो सोने का हार लेकर दे सकूं। काश मेरी शादी भी कालू कौवे से हुई होती तो मेरे पास भी सोने का हार होता। शर्म करो नैना। क्या शर्म करूं? मुझे तो बस वो सोने का हार ही चाहिए। ये कहकर नैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नैना, मैंने तो अपने पति को कह दिया है कि मुझे भी गोरी की तरह सोने का हार लेकर दे। हाँ कबूतरी बहन, मैं भी आज मिट्टू से इसी बात पर लड़कर आई हूँ। नैना, क्यों ना हम घर छोड़कर चले जाते हैं? जब तक हमारे पति हमें गोरी कवि की तरह सोने का हार नहीं बनवा कर दे देते, हम तब तक वापस नहीं आएंगे। कबूतरी बहन, बात तो तुम्हारी 16 अन्य ठीक है। हम ऐसा ही करते हैं ताकि इन्हें भी अकल आ जाए। मैं जा रही हूँ अपने मायके। जब तक तुम मुझे गोरी की तरह सोने का हार नहीं लेकर दोगे तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। और दूसरी ही तरफ नैना भी अपने पति को यही बात करती है। मिट्टू जी, मैं अब जब ही आऊंगी जब आप मुझे गोरी कवि की तरह सोने का हार दिला कर देंगे, वरना मुझे मत लेने आना। फिर कबूतरी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर कबूतर परेशान होकर मिट्टू के पास चला जाता है। यार कबूतर, हम दोनों की पत्नियां तो नाराज होकर अपने मायके चली गई हैं। क्या बताऊं कबूतर भाई, नैना ने तो जिद की हुई है कि मुझे तो गोरी की तरह ही सोने का हार चाहिए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो हार तो बहुत महंगा है। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है तोते भाई, वो 1 लाख का हार है और हमारे पास तो 1 लाख नहीं है, तो हम कैसे वो हार खरीदेंगे? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब उन दोनों की पत्नियां घर नहीं आती तो दोनों एक दूसरे से फिर मिलते हैं। यार कबूतर, मैंने एक उपाय सोचा है। वो क्या तोते भाई? क्यों ना हम अपने अपने घर बेच देते हैं और उन पैसों से अपनी पत्नियों के लिए सोना खरीद लेते हैं और उन्हें मनाकर अपने घर वापस ले आते हैं। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है तोते भाई,
फिर तोता और कबूतर अपने अपने घर एक रईस उकाब को बेच देते हैं और उसे पैसे ले लेते हैं। वो पैसे लेकर सीधा सुनार के पास जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों के लिए हार पसंद करने लग जाते हैं। कबूतर सुनार से बोलता है, सुनार जी, हमें आप 2 सोने के हार दे दो। ऐसे हार देना कि हमारी पत्नियां देख के उसे खुश हो जाए। फिर सुनार उन्हें 2 हार दे देता है और बोलता है, कबूतर और मिठू, तुम्हारी पत्नियों को ये हार बहुत पसंद आएगा। फिर कबूतर और मीठू वो हार लेकर अपनी अपनी पत्नियों के पास चले जाते हैं। फिर कबूतर अपनी पत्नी को बोलता है, ये लो कबूतरी, तुम्हारे लिए सोने का हार ले आया हूँ। अब तो तुम मेरे साथ घर चलो ना। सच कबूतर जी, ये हार बहुत सुंदर है। आप बहुत अच्छे हैं कबूतर जी। फिर कबूतरी वो हार लेकर कबूतर के साथ घर वापस आ जाती है। फिर दूसरी तरफ नैना भी मिट्ठू से कहती है, मुझे यकीन था मिठू जी कि आप ये हार लेकर जरूर आएंगे। आप बहुत अच्छे हैं मिठू जी। फिर ऐसे ही नैना भी अपने पति के साथ वापस आ जाती है। ये क्या? ये तो तिनकों का घर है, हमारा अपना घर कहाँ है? अरे कबूतरी जी, वही घर बेच के तो मैंने तुम्हारे लिए सोने का हार खरीदा है। फिर ये बातें सुनकर कबूतरी अपने पति का मुंह देखती रह जाती है। मगर कबूतर जी, मैं इस तिनके वाले घर में कैसे रहूंगी? ये मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। अब तुम इसी घर में रहोगी। कबूतरी ने वो सोने वाला हार तो गले में पहना हुआ था, मगर उसके दिल में वो खुशी नहीं थी, क्योंकि वो तिनके वाले घोंसले में बैठी हुई थी। ऐसे ही रात हो जाती है और कबूतरी दूसरी तरफ ठंड से कांप रही होती है और दूसरी तरफ उसका पति झाड़ियों में छुपकर अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहा होता है। उधर नैना तोती भी तिनके वाले घर में बैठकर उस हार को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही होती है। वो दोनों बहुत पछता रही होती है। उनके पास सोने के हार तो जरूर थे, मगर सुकून नहीं था। ऐसे ही सुबह हो जाती है। कबूतरी और नैना की गोरी कवि से नदी किनारे पर इत्तेफाकन मुलाकात होती है। अरे वाह, ये हार तो बहुत प्यारा है। क्या ये हार सोने का है या मेरी तरह आर्टिफिशियल है? गोरी की बातें सुनकर कबूतरी और नैना एक दूसरे को देखने लग जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती हैं। प्यारे बच्चों, हमें किसी की देखा देखी रीस नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा हाल भी नैना और कबूतरी जैसा होगा।